नमस्कार संदीप शर्मा जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी गलतफहमियां हैं और आज हम उसी को दूर करने के लिए आए हैं। तो सर, आज सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि टाइप 1 डायबिटीज आखिर है क्या? तो वेलकम एवरीवन, आई एम अगेन with another hot topic and firing question from तान्या क्योर बाय नेचर। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा वो जो उनके जो एकदम तीखे सवाल है उनके एकदम सटीक जवाब देने का। और हमारा कोशिश यही है कि आपके मन में जो गलतफहमियां है या फिर जो चीजें हैं आपको सीख जाएं और आपकी गलतफहमियां दूर हो जाएं। तो उसी के कड़ी में ये दूसरा अगला वीडियो है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। खैर, जो लोग पहले से जानते हैं नो प्रॉब्लम, अगर कोई पहला है जो नहीं जानता तो मेरा नाम डॉक्टर संदीप शर्मा है एंड आई एम फ्रॉम उर्मलिया लाइफस्टाइल मेडिसिन। और आज का टॉपिक है टाइप 1 डायबिटीज। उसका पहला क्वेश्चन जो है, तो जिन्हें नहीं पता टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है, ये एक शरीर की ऐसी स्थिति है जो जिस कंडीशन में जो हमारा पेंक्रिया है वो इतना क्वांटिटी में इंसुलिन नहीं निकाल पाता जितना हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है। अब इसके वजह से होगा क्या? तो जो इंसुलिन काम करता है अगर वो कम बन रहा है तो वैसे काम जो है इफेक्ट समझना है कि इंसुलिन का काम क्या है। इंसुलिन का काम यह है कि वो हमारे ब्लड में ब्लड ग्लूकोज को कम करके रखे। अब थोड़ा और डीप जाते हैं, ये कम करता कैसे है? तो ये क्या करता है, जो सेल है उसको, ये उसकी चाबी है, वो चाबी क्या करता है, सेल को ओपन कर देता है। तो सेल क्या करता है, ग्लूकोज को एंटर करने देता है अपने अंदर। तो अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो वो सेल जो है वो खुलेगा नहीं। अगर वो खुलेगा नहीं तो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही रह जाएगा, और जब ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाएगा तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो जो ऐसे पेशेंट है जिनमें क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन बनी नहीं पा रही है, जो फैक्ट्री में है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है। अब आपको ये पूछना चाहिए कि सर वो फैक्ट्री है क्या? सिंपल सी, जो पेंक्रिया है वो फैक्ट्री है। वो हमारे करीबन यहाँ के आसपास रहती है। यहाँ हमारा लिवर रहता है, यहाँ के एक ऐसा नॉच होता है, वहां पे एक ब्रेड है, इसको स्वीट ब्रेड भी बोलते हैं। जब अगर मेडिकल कॉलेज में आप जाएंगे पढ़ेंगे तो बुक्स में उसको स्वीट ब्रेड बोलते हैं, क्योंकि वो हमारी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में एक पार्ट रोल अदा करता है। ठीक है, अगर पेंक्रियास इनफ इंसुलिन नहीं बनाएगा तब पेशेंट जो है वो टाइप 1 डायबिटीज में हो जाएगा। ज्यादातर टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट जो है वो बच्चे होते हैं, और कुछ बड़े लोग भी टाइप 1 डायबिटिक हो जाते हैं। ठीक है, 25 साल तक भी डायबिटिक होते हैं, कोई पैदा होने के 2-3 महीने बाद भी डायबिटीज हो जाते हैं, 16 साल में डायबिटीज हो, मतलब ये बच्चों में ज्यादातर, इसीलिए इसको बोलते हैं अर्ली ऑनसेट डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज इज ए अर्ली ऑनसेट डायबिटीज, और टाइप 2 डायबिटीज को बोलते हैं लेट ऑनसेट डायबिटीज। तो ये तो हो गया कि डायबिटीज टाइप 1 होता क्या है। सर, ये टाइप 2 डायबिटीज से डिफरेंट कैसे है? किस तरह से इसको हम डिफरेंट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं? एग्जैक्टली तो जो मैंने अभी तक बताया उसी से कनेक्टिंग आपको समझ आएगा। मैंने आपको बताया था अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई तब तो आपको टाइप 1 होगा। मगर कई बार जो टाइप 2 डायबिटीज होता है वो कैसे डिफरेंस है, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, आपके बॉडी में इंसुलिन तो इनफ है, उसकी कमी बिल्कुल भी नहीं है, मगर जो सेल, जो चाबी वहां पे जो लग रही थी सेल में, वो सेल जो है वो चाबी को लेने को तैयार नहीं है, उसकी जो चाबी जहां पे जाना था वहां पे कुछ गड़बड़ी हो गई है। उस कंडीशन में क्या होता है, इंसुलिन तो बहुत ज्यादा हो जाता है लेकिन वो सेल जो है वो चाबी लगने के बाद भी वो खुलता नहीं है। इसके कारण ये एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्या, फिर ग्लूकोज जो है अंदर नहीं जा पाता और फिर वही ग्लूकोज की फ्लडिंग हो जाती है। तो टाइप 1 में क्या होता है, ग्लूकोज की डेफिशिएंसी। टाइप 2 में इंसुलिन बहुत ज्यादा है मगर सेल के अंदर प्रॉब्लम है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, टाइप 1 में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। ये सबसे मेजर डिफरेंस है टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर। ओके। सर, ऑटो इम्यून फैक्टर टाइप 1 में कैसे, मतलब इसका क्या वो है रोल? एग्जैक्टली अब आपने को देखना है कि जो टाइप 1 पेशेंट बना, इंसुलिन का की कमी हुई तो आखिर हुई क्यों। तो आपने को ये देख, एक चीज क्लियर मैंने पहले कर दिया था कि ये पेंक्रियाज में इंसुलिन ना बना पाना ही क्या है, टाइप 1 डायबिटीज। अब अपने को देखना है कि इंसुलिन जो है वो बना क्यों नहीं पा रहा पेंक्रिया। तो जब इसको अपन और डीप में स्टडी करेंगे और डीप में समझेंगे तब समझ में आएगा कि क्या होता है। तो ऐसा जरूर कुछ कारण होगा कि पेंक्रिया के अंदर एक सेल होता है बीटा सेल, वही इंसुलिन रिलीज करता है, वही इंसुलिन बनाता है। अगर बीटा सेल डैमेज हो गया
तब क्या होगा, इंसुलिन नहीं बनेगा। अब अपने को थोड़ा और डीप में जाएंगे कि बीटा सेल डैमेज हुआ क्यों। तो क्या होता है, हमारा बॉडी कई बार दूसरे बैक्टीरिया, वायरस या दूसरे प्रोटीन को मारने के चक्कर में अपने बीटा सेल को ही मार देता है। तो बीटा सेल का नंबर कम हो जाने की वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाता, मतलब फैक्ट्री में ही प्रॉब्लम आ गई। फैक्ट्री में प्रॉब्लम क्यों हुई, हमारा बॉडी अपने फैक्ट्री के जाके अंदर की जो मशीन थी उसको सब तोड़ फोड़ उनको तोड़ दिया, तो इंसुलिन बन ही नहीं पाया। ठीक है। अब ये देखना है कि वो ऑटो इम्यून हुआ कैसे। या तो बच्चे के अंदर जेनेटिक फैक्टर्स थे उसके वजह से हो गया, या फिर मिल्क, अगर आपको लीकी गट सिंड्रोम है, लीकी गट है, अगर आप दूध पिएंगे तो दूध के प्रोटीन और बीटा सेल का प्रोटीन एक जैसा होता है, तो वो दूध का प्रोटीन जब ब्लड में जाता है तो ब्लड उसको मारने के चक्कर में बीटा सेल को ही मार देता है। तो ये भी एक ऑटो इम्यूनिटी है, ऐसे भी टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। या फिर आपने कुछ ऐसे ड्रग्स ले लिए जो बीटा सेल को मार दिए, तब भी टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है। या फिर आपको कोई वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट हो गया, वो भी उस कंडीशन में भी टाइप 1 डायबिटीज होता है। मतलब कोई भी कारण से अगर बीटा सेल में डैमेज हुआ तो आपको टाइप 1 डायबिटीज हो जाएगा। 80% केसेस में मिल्क इज रिस्पॉन्सिबल। मिल्क, अगर बच्चे में लीकी गट 99% लोगों को लीकी गट होता ही है, क्योंकि बचपन में अभी बन रहा होता है। अगर वो लीकी गट आपका है तो दूध अंदर जाएगा, प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा और आपका बीटा सेल डैमेज होगा, और आपको टाइप 1 डायबिटीज इससे इससे डिसाइड करेगा कि वो कितना मर रहा है और कितना अब उसको बचा पा रहे हैं, और आपका कितना लीकी गट है और कितना दूध पी रहा है। ये सबका ऐसा कॉम्बिनेशन अगर हो गया कि बीटा सेल को आप मार डाले, तब तो फिर आपको टाइप 1 डायबिटीज हो गई। जी सर। सर, ये टाइप 1 डायबिटीज को क्योर करने में कौन कौन से ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है? किस तरह से, मतलब उसमें क्या क्या ऐसे ट्रीटमेंट्स आप यूज करते हैं जिससे वो डेवलपमेंट में फायदा होता है उसके? करेक्ट। तो इसमें बात करें कि राइट नो अभी करंट में क्या कौन कौन से ट्रीटमेंट चल रहे हैं, तो अगर एलोपैथी की बात करें राइट नाउ, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट में अभी जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि अगर पेशेंट टाइप 1 डायबिटिक है तो यानी इंसुलिन, चूंकि डेफिशिएंसी इंसुलिन की, तो अगर अपने को इंसुलिन बाहर से देना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही तो अपन को उसको उतना इंसुलिन तो देना पड़ेगा, अदरवाइज पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई एलोपैथी में। और अल्टरनेटिव मेडिसिन में जो जिसमें मैं एक्सपर्टाइज हूँ, लाइफस्टाइल मेडिसिन में, वहां पे अभी इसमें क्या सबसे लेटेस्ट स्टडी है, तो उसमें हम क्या करते हैं टाइप 1 डायबिटीज में। सबसे पहले अपने को बेसिक फिजियोलॉजी क्या है, इंसुलिन की कमी है। तो यहाँ पे दो तरीका हो सकता है, क्यों अपन ऐसा करें कि इंसुलिन की उतनी जरूरत पड़े ही ना। जैसे मान लीजिए इंसुलिन को पानी, मान लीजिए पहले आपको 10 लीटर की पानी की जरूरत पड़ रही है, लेकिन आपके प्रोडक्शन ही 3 लीटर का, तो 7 लीटर बाहर से देना पड़ेगा। तो अपन ऐसा क्या करें कि अपनी डिमांड ही 5 लीटर हो जाए, ऐसा कुछ करें कि डिमांड ही 5 लीटर हो जाए। तो उसके वजह से क्या होगा, सिर्फ 2 ही लीटर पानी बाहर से लाना पड़ेगा। अब अपन ऐसा क्या करें, इंसुलिन का डिमांड कम हो जाए, तो अपन ये करेंगे कि अपन पहला कुछ ऐसे फूड और ऐसे एनहेंसर्स और ऐसे न्यूट्रिएंट्स और ऐसी चीजें दें कि अपना जो पेंक्रिया है वो थोड़ा कैपेबल हो जाए, उसका जो बीटा सेल जो है वो थोड़ा रीजेनरेट होने लगे, जिसकी वजह से हम खुद अपना प्रोडक्शन बढ़ा लें, जो 3 लीटर था 5 लीटर हो जाए। ठीक है। दूसरा, हम अपना ऐसा खाना पीना ऐसा बैलेंस करके रखें कि वो ग्लूकोज उतना बढ़ाए ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, उतना इंसुलिन का डिमांड होगा ही नहीं। ठीक है। तीसरा, हमारा बीटा सेल जो डैमेज हो रहा था ऑटो इम्यूनिटी में, ऐसी चीजें हम करें ना कि हमारा बॉडी ऑटो इम्यूनिटी में जाए और बीटा सेल को डैमेज करे। तो हम क्या करेंगे, मिल्क को बंद कर देंगे, दूध बंद कर देंगे, बोवाइन प्रोटीन बंद कर देंगे। तो जब हम वो प्रोटीन देंगे नहीं तो हमारे अंदर एंटीबॉडी बनेगा ही नहीं, जब एंटीबॉडी बनेगा नहीं तो बीटा सेल डैमेज होगा ही नहीं। तो एक तो डैमेज जो नीचे डैमेज करने वाला था उसको हमने स्टेबल कर दिया, प्लस हम उसको न्यूट्रिएंट्स और अदर फूड से सपोर्ट करके उसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया, प्लस इंसुलिन का डिमांड कम कर दिया। इसके वजह से क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, हम इंसुलिन का डिमांड भी कम कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इंसुलिन है, ज्यादा कई बार केसेस में माने जो अभी इनिशियली स्टेजेस में होते हैं उनका इंसुलिन बंद हो जाता है, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। प्लस जिनका मान लीजिए 10 यूनिट चल रहा है उनका रिड्यूस होकर 5 हो जाता है, और विथ ड्यू टाइम वो वो एकदम खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि हर किसी का इंसुलिन बंद किया जा सकता है, किसी का आधा किया जा सकता है। और अगर आप जो नहीं है लाइफ स्टाइल मेडिसिन फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो लोगों का इंसुलिन बढ़ता भी जाता है विद ड्यू टाइम।
तो अगर हम लाइफस्टाइल मेडिसिन में हमारा टारगेट क्या है, या एक तो पहला टारगेट इंसुलिन जो है उससे बढ़े ना, पहला। दूसरा, जो है उससे घट जाए। तीसरा, बंद हो जाए। तो तीनों, ऑल थ्री आर ट्रीटमेंट्स। लेकिन ये इस पे डिपेंड करेगा कि पेशेंट का कंडीशन क्या है, उसका एज क्या है, उसमें क्या पैथोलॉजी से हुआ है, बहुत सारे फैक्टर है। तो ये सब फैक्टर को जब स्टडी करके इस डायरेक्शन में अपन काम करते हैं, तब ये एक सबसे लेटेस्ट और सबसे मॉडर्न अप्रोच है कि हम इंसुलिन का डिमांड कम कर दें और पेशेंट को फ्यूचर में इंसुलिन ना बढ़ने दें और उसका इंसुलिन बंद कर दें। तो सबसे लेटेस्ट जो अभी है वो यही है कि अपन लाइफस्टाइल मेडिसिन को फॉलो करते हुए इनको अचीव कर ले। ये है सबसे लेटेस्ट जो साइंस, मेडिकल साइंस कैन गिव यू। सर एक सवाल पूछना चाहूंगी मैं कि बच्चों को जो है प्यास बहुत लगती है ड्यूरिंग डायबिटीज, बहुत ज्यादा प्यास लगती है और यूरिनेशन की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में उनको सजेस्ट किया जाता है कि एक एक्सेस लेवल पे पानी पियो। तो कुछ लोग 10 लीटर देते हैं, कुछ लोग 7 लीटर देते हैं अपने बच्चों को, मतलब बच्चा जितना बड़ा नहीं है उससे दुगना उसको पानी पिला रहे हैं। तो आपके मेडिकल मतलब लाइफस्टाइल मेडिसिन में कितनी रिकमेंडेशन होनी चाहिए एग्जैक्टली पानी किसी को देने का, कि मतलब कितनी रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी को? एग्जैक्टली अब मैं आपको एक बहुत साइंटिफिक बात बता रहा हूँ, जिसको आप समझ जाएंगे तो ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग से एकदम सही क्लियर हो जाएगा। हमको 1 किलो कैलोरी एनर्जी बर्न करने के लिए 1 ml पानी की जरूरत पड़ती है। एवरेज जो ह्यूमन है वो 2000 कैलोरी बर्न करता है, तो उसको करीबन 2000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। लेकिन अगर आप डायबिटिक है तो हो सकता है आप का जो किडनी है वो ज्यादा पानी फिल्टर करे, क्योंकि जिनका शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो किडनी क्या करता है, उसको फ्लश आउट करने के चक्कर में ज्यादा पानी लेता है। तो 2 लीटर से आपका पानी बढ़ सकता है, हो सकता है 3 लीटर हो जाए। ठीक है। अगर आपके बॉडी से सॉल्ट चला गया है, सॉल्ट का निकल रहा है आपके बॉडी से, सॉल्ट नहीं है, तब बॉडी को और पानी वो लेगा। तो सबसे पहली बात, पानी का अगर कोई 10 लीटर में जा रहा है तो वो तो एक गलत चक्कर में फंस गया। जितना पानी पिएगा उतना मिनरल जाएगा, और जितना मिनरल जाएगा उसको उतनी प्यास लगेगी। तो ये तो साइकिल ही गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को मिनरल्स देंगे, ओआरएस देंगे, सॉल्ट्स देंगे। उसके वजह से क्या होगा, उसके बॉडी में पानी रिटेन करना चालू करेगा। जब पानी रिटेन करना चालू करेगा तो उसको उतना थ्रस्ट नहीं होगा, तो पानी की डिमांड कम होगी। तो सबसे पहली बात, हमारा टारगेट है 2 लीटर से 4 लीटर मैक्सिमम, मैक्सिमम। और उससे ज्यादा दे रहे हैं तो आप वो जबरदस्ती दे रहे हैं, या फिर उसके साथ कोई दिक्कत है तो उसको डॉक्टर को दिखाइए। आप, वो बच्चा पानी पीता मांगता जा रहा, मांगता जा रहा, उसको आप पीने देते जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही डेंजरस चीज की तरफ जा रहे हैं। ऐसे बच्चे जो इतना ज्यादा पानी पी रहे होंगे, इतना यूरिनेशन हो रहा होगा, उनको पक्का मसल क्रैम्प हो रहा होगा, मसल में दर्द होता होगा। वो बोलते होंगे कि हमको पेन हो रहा है मसल्स में। क्यों? क्योंकि जैसे बॉडी के अंदर से मिनरल्स जाएंगे, आपको मसल क्रैम्पिंग चालू हो जाएगी। आप देखे होंगे कोई भी आदमी जिसको लूज मोशन होता है उसको मसल क्रैम्प हो जाता है। क्यों? क्योंकि मिनरल्स बॉडी से चले जाते हैं, सॉल्ट चला जाता है। तो जिनको रेकमेंडेड यही है, 2 लीटर मिनिमम, मैक्सिमम 4 लीटर। अगर वो बच्चा और ज्यादा थ्रस्टी है तो आप उसको डॉक्टर को दिखाइए, या फिर उसको सॉल्ट दीजिए, या फिर उसको नारियल पानी दीजिए, या फिर ओआरएस के घोल दीजिए। लेकिन आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप अपने मन से, आपके बस का नहीं है, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो गो टू डॉक्टर, एनी डॉक्टर, क्योंकि डिहाइड्रेशन कोई भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे डिहाइड्रेशन और वाटर बैलेंस गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, आप जब तक 10 लीटर पानी दे रहे थे बच्चे को, या 7 लीटर दे रहे थे, या 5 लीटर दे रहे थे, तो क्या होता है, ब्रेन ये समझता है कि आपके पास पानी इनफ है, तो वो किडनी को पानी कंजर्व करने के लिए सिग्नल ही नहीं देता। तो किडनी क्या करता है, पूरे फुल स्पीड से पानी फिल्टर करता जाता है, बॉडी से निकालता जाता है। आप उसको जैसे जैसे पानी कम देंगे, जैसे जैसे उसको सॉल्ट देना चालू करेंगे, तब फिर हमारा ब्रेन क्या करेगा, वाटर कंजर्वेशन मोड में आएगा। फिर वो किडनी को सिग्नल देगा कि फिल्ट्रेशन स्पीड को कम करिए, तब आपका जाएगा। तो आपको 4 लीटर से अगर 3-4 लीटर से ज्यादा पानी दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, इसको करेक्शन करना जरूरी है, पहला। दूसरा, ये जो स्पेशल डॉक्टर हैं, जो 100 डिग्री प्राप्त डॉक्टर, जिनको मैं क्वैक्स बोलता हूँ, इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये पानी के डॉक्टर बने हुए हैं आजकल, पानी में इन्होंने पीएचडी कर रखा है। मैंने अभी इनके पास बैचलर डिग्री है नहीं, ये स्पेशल डॉक्टर है जिनको डायरेक्ट पानी पे पीएचडी मिल गया है। ये इतना कंफ्यूज कर रहे हैं पेशेंट्स को। पानी, इनको बेसिक मेडिकल नॉलेज है नहीं, लेकिन पानी का ज्ञान बहुत है। वो पानी से शुगर कंट्रोल करवा दे रहे हैं, एकदम नए विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान उनके पास। ये ऐसा विज्ञान का नॉलेज मूर्खों के पास ही आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मूर्ख, मैं सलाह दूंगा, टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट क्या होते हैं, उनके मदर फादर इमोशनली वीक हो जाते हैं अपने बच्चे के इलाज करने के चक्कर में। इसके चक्कर में वो कहीं भी कोई एकदम जादू इलाज बताता है, वहां चले जाते हैं। तो मैं आपको, जो भी ऐसे पेरेंट्स हैं, मैं उनको बोलूंगा अपने दिमाग को थोड़ा स्टेबल करिए, और
अब डॉक्टर को दिखाइए, पानी के भरोसे ही अगर सब कुछ ठीक हो जाता ना, तब तो मजा ही आ जाता। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि पानी के बारे में नॉलेज डॉक्टर को नहीं होगा और एक क्वैक को हो जाएगा? जो डॉक्टर खुद बोल रहा है कि मैं डॉक्टर हूं नहीं, उसके ऊपर से भी इलाज करने को लोग आतुर है। आप इमोशनल इतने वीक नहीं हुई है अभी, ये आपको बहुत सालों तक आपको मैनेज करके रखना बच्चों को। ऐसा तो नहीं 4 दिन की चांदनी फिर सब ठीक हो जाएगा। तो अगर वाटर बहुत ज्यादा बच्चा ले रहा है, इसको डॉक्टर के पास जाइए, इसको सॉल्ट की कमी हो रही है, इसको क्रैम्पिंग हो रहा है, तो वो करेक्शन जैसे होगा, बच्चा अपने ऑटोमेटिक कंट्रोल करने लगेगा। तो पानी से किसी का शुगर आप मैनेज नहीं कर सकते। डायग्नोसिस ये है 2 लीटर से 4 लीटर से ऊपर जा रहा है, तो फिर बच्चे को सॉल्ट डेफिशिएंसी हो रही है, इसको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाइए, इसका सॉल्ट रिबैलेंस होगा। और इसके शुगर का जो फ्लक्चुएशन है उसमें कहीं गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि शुगर बढ़ेगा तो थोड़ा वाटर लॉस ज्यादा करता है बॉडी। लेकिन केवल पानी पिला पिला के आप किसी का शुगर मेंटेन नहीं कर सकते, ये मन का वहम है। और जो ऐसे क्वैक्स के चक्कर में पड़े हुए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को संभालिए। ये चीजें इतनी आसान होती ना तो गली गली इलाज और होता है ना। ये बहुत एक्सपर्ट और कुछ ही लोगों के पास इसके इलाज उपलब्ध है जो कर सर रहे एक हैं और इसको। सवाल है मेरा आपसे कि क्या जो स्ट्रेस है इसका पार्ट है डायबिटीज को कंट्रीब्यूट करने में? क्योंकि मैंने ये सुना भी है लोगों से, कुछ डॉक्टर से भी सुना है कि वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है सिर्फ उनका स्ट्रेस मैनेज करके, उन्हें मल्टीविटामिन्स दे करके। तो आप उस पर थोड़ा सा अपना बताइए क्या। देखिए, जहां तक रही बात टाइप 1 डायबिटीज की जो अपन कर रहे हैं, तो बच्चे को क्या स्ट्रेस? बच्चा तो ऐसे ही हंसता खुलता, वो तो गॉड गिफ्टेड है, गॉड है उस समय, उसको कोई स्ट्रेस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके अलग कारण हो सकते हैं। जो आप बात बता रही है ये टाइप 2 में है, तो टाइप 2 में स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन आप केवल स्ट्रेस से ही पूरे को आप थोप देंगे तो अच्छा। दूसरा बात, स्ट्रेस है, किसको आप स्ट्रेस बोलेंगे? आप सुबह उठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, वहां वर्क कर रहे हैं, वापिस आ रहे हैं, अपना फैमिली को देख रहे हैं, तो इसमें क्या, इसमें स्ट्रेस? सबको स्ट्रेस है भाई। उसको आप स्ट्रेस का नाम दे दीजिए या फिर उसको जिंदगी का नाम दे दीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, किसको आप स्ट्रेस बोलेंगे? एक पर्टिकुलर, जब वो क्लिनिकली आपको प्रॉब्लम करने लगेगा, जब आपको किसी चिकित्सक की जरूरत पड़ेगी, वो है स्ट्रेस। नॉर्मल तो स्ट्रेस थोड़ी है, नॉर्मल चीजों को तो जिंदगी बोलते हैं। तो जब आपको क्लिनिकल लेवल का स्ट्रेस होने लगेगा तब वो स्ट्रेस है। नहीं तो आप मत, एक काम करिए ना, जैसे आप एक काम करिए, आप अरे मुझे जॉब में जाना है, मैं स्ट्रेस नहीं लूंगा, मैं जॉब में नहीं जा रहा हूँ, मेरे को ये वर्क करना है, नहीं नहीं मैं ये करूंगा नहीं, मुझे स्ट्रेस हो जाएगा। हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं क्या चीज स्ट्रेस है और क्या चीज नॉर्मल जिंदगी है। यहाँ पे क्या होता है, अपना पिंड छुड़ाना हो, जब डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको क्या बोलूं मैं, क्यों डायबिटीज हो रहा है, बोल दो तुमको ना स्ट्रेस है ना, इसीलिए तुमको ऐसा हो रहा है, खत्म। सब सवालों का एक ही जवाब। अब क्या जवाब देगा पेशेंट? सर स्ट्रेस नहीं सर, मैं, तुम जॉब में जाते हो टेंशन होती है, अरे सबको टेंशन होती है। किसी एक चीज को पकड़ के और उसी को पूरा रीजन बना देना, दिस इज नॉट द राइट वे। आप आप उससे पूछिए ना आपका डाइट कैसा है। अरे पहले आप अपना डाइट सुधार लो, ठीक है, आप अपनी हैबिट सुधार लो। स्ट्रेस के मत्थे मड़ के आप एक बीमारी को बोलेंगे इसके वजह से हो रहा है, दिस इज नॉट द वे। आप उसका डाइट देखिए ना, आप उसके डाइट के बारे में क्यों नहीं बात करते? डाइट के बारे में बात करिए ना, उसको बोलिए ना कि मिल्क प्रोडक्ट हो ये सब छोड़ दे, उसको बोलिए हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करे। तो क्या होता है, ये हम बहाना हो गया है, क्योंकि पेशेंट पूछेगा ही पूछेगा कि भाई ये क्यों हो गया, तो आप बढ़िया सिंपल से दे दीजिए स्ट्रेस है। उसमें क्या, डॉक्टर का रोल खत्म। आप बोलेगा तुम ही स्ट्रेस ले रहे हो भैया, तुम ही जानो, हम क्या कर सकते हैं उसमें, तुम्हारी गलती है। लेकिन सर वो लोग तो तो ये बोलते हैं कि उन्होंने ठीक किया है, मतलब इतना तो मैंने ये भी सुना है कि वो जो पर्टिकुलर डॉक्टर थे उनकी मैंने वीडियो देखी, तो उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जो ब्रेन है उसको आपको हाइड्रेट रखना है, क्योंकि अगर वो उसमें ड्राइनेस बढ़ी, डिहाइड्रेट हुआ, तो यू विल गो इनटू ट्रॉमा एंड यू विल गो इनटू डिप्रेशन। सो जस्ट टू चलेगा, मैं समझ गया। मैनेज योर देखिए, मल्टीविटामिन्स। मैं करेक्ट करेक्ट, मैं तो सीधा सीधा एक चीज जानता हूँ, अगर आप डॉक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर अगर आपने डॉक्टर मैंने मेडिकल साइंस पढ़ा हुआ है, ठीक है, चाहे वो कोई भी डॉक्टर हो, वो पहले साइंस मेडिकल साइंस पढ़ता हूँ। मैं एलोपैथी की बात नहीं करूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं मेडिकल साइंस की बात करता हूँ। हर पैथी में मेडिसिन और मेडिकल साइंस पढ़ाया जाता है। तो ये सब चीजें, ये सब बातें मैं एक डॉक्टर से कर सकता हूँ, चाहे वो होम्योपैथी का डॉक्टर हो, चाहे आयुर्वेदिक का डॉक्टर हो, चाहे एलोपैथी का डॉक्टर हो, मेडिकल साइंस सेम है। तो अगर आप वैसे डॉक्टर हैं तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि सर आपने कुछ नया खोजा है। अब जो डॉक्टर ही नहीं है उससे आप क्या डिस्कस करेंगे? अब वो ब्रेन से इतना कंट्रोल हो रहा है,
तो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में उनके कोई विचार? पता चला नाम ही नहीं सुने इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। अरे हर चीज ब्रेन से रिलेटेड है, डॉक्टर, लेकिन आई थिंक ही इज अ समझ रहे डॉक्टर, हैं ना? या आउट ऑफ इंडिया, वो ही इज नॉट इन इंडिया। या हाँ हमने हो सकता है, ले वो हो सकता है, या फिर हम वो पता हो, लेकिन मेरा कहना है इंसुलिन रेजिस्टेंस का अच्छा। दूसरी बात, जो मेडिकल की बुक्स पढ़ी है, जो मेडिकल के बुक्स है वो ऑल ओवर वर्ल्ड सेम है। फिजियोलॉजी में गाइटन और हॉल पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। जी, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का डॉक्टर भी वही पढ़ा हुआ है, हम भी वही पढ़े हुए हैं, एम्स का डॉक्टर भी वही पढ़ा हुआ है। तो अगर वो बुक से पढ़ के उसके बाद उसमें जो एक्सप्लेनेशन निकालेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपने कोई मंगल ग्रह से कोई नया किताब लेके आ गए तो बात अलग है। या फिर आपने कुछ लग रहा है आपने कुछ नया किया, तो आप मेडिकल साइंस पे उसको पेपर पब्लिश करिए, रिसर्च पेपर। मैं तो जो भी बता रहा हूँ ये कुछ मेरा क्रिएटेड नहीं है, इट इज ऑलरेडी देयर एंड इट इज प्रूवन इन द रिसर्च। उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप नया मेडिकल साइंस क्रिएट करने वाले दाता नहीं है। अगर आप है ना, आपकी इतनी बड़ी कुवत है, तो रिसर्च करके पब्लिश करिए, फिर आपकी बातें हम सुनेंगे। जिसने ऐसा करके रखा है हम उसकी बात सुनते हैं, वो इलाज कर रहे हैं। तो ये जो जादुई जादुई टाइप की चीजें है ना, इस पे इतना जल्दी आप भरोसा मत करिए। ये सुनने में मजा बहुत आता है, अच्छा बहुत लगता है, इतना आसान है नहीं। ठीक है, जो जी। प्रूवन हो चुका है वो उससे ये इलाज करिए ना, वही सफिशियंट है, ओके वही सर, अब सफिशियंट हम है। आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे कि हमने सब बातें कर ली कि क्यों होता है डायबिटीज, कैसे होता है, कैसे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये सारी बातें हमने कर ली। सर अब मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, सिंस यू आर एक्सपर्ट, आई वांट टू नो कि आप अपने पेशेंट्स का इलाज कैसे करते हैं, किस तरह की डाइट्स उन्हें रेकमेंड करते हैं, ताकि हमारे दर्शकों को भी थोड़ा गाइडलाइन मिले। एग्जैक्टली exactly. अब आपने मेरे पर्टिकुलर ये पूछ रहे हैं कि मैं कैसे करता हूँ, जी। तो मेरा तो सीधा सीधा एक फंडा है। टाइप 1 डायबिटीज को तो सीधी बात है, कोई भी डॉक्टर एक अपॉइंटमेंट में ठीक कर नहीं सकता, ये बात तो क्लियर है। क्योंकि आप कहीं भी इलाज करा रहे होंगे तो आपको तो कंटिन्यूअस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये हुआ, ये प्रोग्रेस हुआ, वो हुआ। तो मेरा यहाँ पे क्या होता है, जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं वीकली अपॉइंटमेंट्स रहते हैं पेशेंट के। ठीक, उसमें क्या होता है, पेशेंट का पूरी केस हिस्ट्री हमारे पास होती है, पूरे मेडिकल रिकॉर्ड्स हमारे पास होते हैं। वो डेली का जो ग्लूकोज चेक करता है वो हमारे सिस्टम पे एंटर होता है। उसको जो हम डाइट दे रहे हैं, तो डाइट में सीधे इसमें कोई माने ऐसा कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाइट नहीं है। हमको हमारा टारगेट है इंसुलिन के डिमांड को कम करना। तो इंसुलिन डिमांड कब कम होगा, जब हम ऐसे फूड दें जिससे ग्लूकोज शूट नहीं हो रहा हो। जब हम ऐसे फूड देंगे तो वो हमारे, जब ग्लूकोज ज्यादा बढ़ेगा नहीं तो ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इसमें आ जाते हैं मिलेट्स, पहला। दूसरा, हम उसको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल देंगे। उसका दो कारण है। पहला, वो क्या करेगा, मिनरल सप्लाई, मिनरल्स बॉडी को देगा, तो हमारा जो वाटर का जो लॉस हो रहा है वो कम होगा। प्लस हमको जो पानी पीने की जरूरत पड़ेगी वो नहीं पड़ेगा, वो हमको हाइड्रेट करके रखेगा, मिनरल्स मेंटेन करके रखेगा। तीसरा, ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स देगा। प्लस ये क्या करेगा, हम दूध बंद कर देते हैं, डेयरी बंद कर देते हैं, और जो प्रोसेस्ड फूड है, पैक्ड फूड है, उसको बंद कर देते हैं। तो जो ऑटो इम्यून वाला फैक्टर था, जो लीकी गट वाला फैक्टर था, वो भी वहां से हट गया। तो बीटा सेल क्या करेगा, रीजनरेट करना चालू कर जाएगा, तो इंसुलिन डिमांड और कम हो जाएगी। प्लस सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, पेशेंट के जो पेरेंट्स है उनका इमोशन। उनके मन में बहुत सारी गलत फहमियां। आज का ये आज की दुनिया को मैं बोलता हूँ डिस्ट्रैक्शन, वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। हमारे पास इतने डिस्ट्रैक्शन की चीजें आ गई हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। मोबाइल पे ये देख लिया, वो चूरन बाबा आ गए, और ये नए नए एक से एक क्वैक आ गए समझाने वाले, नए नए साइंस, तो वो पेशेंट डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। तो उसको आप कैसे एक जगह उसको मेंटेन करेंगे, तो पेशेंट की काउंसलिंग भी 30% रोल है। वो तभी हो सकता है जब आप कंटिन्यूअस पेशेंट का अपॉइंटमेंट रहेगा, कंटिन्यूअस पेरेंट्स से बात करेंगे। प्लस उनको पेशेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सब कुछ हम सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्ड होता है, सब कुछ रहता है। प्रिस्क्रिप्शन जाता है, डाइट प्लान जाता है। इंसुलिन को टेपर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंसुलिन का टेपरिंग, क्योंकि अगर आप इंसुलिन का टेपरिंग नहीं करेंगे और डाइट देंगे, पेशेंट में गो इनटू हाइपोग्लाइसीमिया, व्हिच इज अ वर्स्ट मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन। तो वो तभी पॉसिबल है जब पेशेंट कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में रहेगा। प्लस उसका जो भी ग्लूकोज होता है वो पेशेंट के पास एप्लीकेशन होता है, उसमें वो डालता है, वो हमारे सिस्टम में आता है, ग्राफ बनता है, और उसी से कैलकुलेट करके हमको कितना डाइट देना है, कितना इंसुलिन बंद करना है, उसको कितना रखना है, ये सब चीजें पूरा वेल स्टडी तरीके से हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप एक दो बार मिले और काम खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता। तो हमारे पास जो भी पेशेंट जिनका इंसुलिन बंद हुआ है वो हमारे पास कंटिन्यूअस हमारे साथ अटैच है। उनका डेली बेसिस पे ग्लूकोज मेजरमेंट का रिकॉर्ड हमारे पास होता है। प्लस हर हफ्ते होता है, पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, बच्चे का क्या कंडीशन है। कई बार बच्चे नहीं खा पाते, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी कभी इधर उधर खा लेते हैं, वो सब चीजें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग पे होता है। तो मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका यही है। तो पेशेंट हमारे, मेरे पास जो भी हमारे पेशेंट जो मुझे सुन रहे हैं उनको पता होगा, और काफी सारे पेशेंट आउट ऑफ इंसुलिन है। सुनने में मैजिकल लगता है, लेकिन यस इट्स वर्क। तो जी। मेरा तरीका तो यही है करने का। जी सर, आपके
आई एम श्योर यू विल हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरी कि बहुत सारे पेशेंट्स को आपने ठीक भी किया होगा। तो कुछ एक एक्सपीरियंस मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें ताकि हमारे दर्शक मोटिवेट हो सके। एग्जैक्टली मैं एक बिटिया है पंजाब से 16 साल की। उसको एक साल हुआ था इंसुलिन लेते हुए। Then she started diet and within a 6 month she was out of insulin, which was very magical. एक पेशेंट है जो 3 साल लगा उसको इंसुलिन से बाहर होने का, उसका इंसुलिन 15 चल रहा था, फिर धीरे धीरे टेपर डाउन हुआ। उसको शुरू शुरू में डाइट लेने में दिक्कत थी। फिर पेरेंट्स को भी बनाना नहीं आता था, तो पेरेंट्स बनाना सीखे, ट्रेनिंग करना सीखे, उनका जो कंफ्यूजन था वो दूर किया बच्चे को। फिर एडेप्टेशन हुआ उसको 3 साल में। नाउ शी इज आउट ऑफ इंसुलिन। अभी कुछ बच्चे हैं जो चल रहे हैं जिनका इंसुलिन नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अभी ग्लूकोज फ्लक्चुएशन चल रहा है, वो हमारे साथ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में है। इसमें मैं बता रहा हूँ, आप इमेजिन नहीं करेंगे, मेरा 50% टाइम और एनर्जी जो है पेरेंट्स की काउंसलिंग में जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वही उसके ऑन द स्पॉट डॉक्टर है वहां। तो अभी एक पेशेंट है जिसका अभी इंसुलिन बंद था, लेकिन बच्चा 10-15 दिन इधर उधर कर लिया तो उसका ग्लूकोज थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है। तो बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, बहुत सारे इधर उधर होते रहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ इंसुलिन है, कुछ के इंसुलिन आधा हो गया है, कुछ का स्टेबल है। तो बहुत सारे अलग अलग कंडीशन में है, लेकिन सक्सेस स्टोरी बहुत सारी है और लोग ठीक हो रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जो क्वैक्स के पास है वो तो कुछ भी क्लेम कर देंगे, देयर इज नो सेंस। हमारे पास इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड है पूरे उनके मेडिकल डॉक्यूमेंट के साथ, उनके पूरे रीडिंग के साथ, पूरे डाइट प्लान के साथ, वो सक्सेस स्टोरीज जो वेरीफाइबल है। और आने वाले समय में इसको मैं मेडिकल जो लिटरेचर जो रिसर्च है उसमें मैं पब्लिश भी करूंगा, एंड आई एम डूइंग फॉर दैट। आई एम वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट उर्मलिया लाइफस्टाइल मेडिसिन। तो वी हैव लॉट ऑफ स्टोरीज। ओके सर, ये मुझे तो ये पता है कि बहुत सारे पेरेंट जिनके भी बच्चे टाइप 1 से ग्रस्त हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स जो हैं इमोशनली ब्रेकडाउन हो रखे हैं, पूरी तरह से वो बिखरे हुए हैं और उन्हें जहां भी उम्मीद की किरण दिखती है वो उधर चले जाते हैं और कुछ समय के बाद वो निराश होकर के फिर नई दिशा ढूंढते हैं, नए लोगों को ढूंढते हैं। उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने आप को संभाले और सही दिशा में, मतलब संयम रख के सही दिशा में वो अपना जो है आगे बढ़े, ताकि उनकी जेब भी हल्की ना हो और उनके इमोशंस पे भी कंट्रोल रहे। मैं आपको 2-3 स्टोरीज बताता हूँ जो बहुत ही वोगलिंग है। सबसे पहली बात मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, आपको अपने बच्चे को आईएएस, कलेक्टर या फिर इंजीनियर बनाना था, तो उसकी सलाह क्या आप स्वीपर से या गेट कीपर से या फिर किसी और से लिए थे जो कचरा उठाने वाले? उनसे नहीं लिया था आपने। क्यों? क्योंकि आपको लगा ही इज द नॉट द राइट पर्सन टू टेक द एडवाइस रिगार्डिंग टू दैट। माने वो सही बंदा नहीं है उससे एडवाइस लेने लायक। तो आपने किसी लिया जो है पहले से इंजीनियर है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपका बच्चे के डायबिटीज है, तो जिसको आप दिखा रहे हैं वो एटलीस्ट डॉक्टर तो, एटलीस्ट ही शुड बी अ डॉक्टर। या अब मेडिकल अगर साइंस आपको यही नहीं पता, हाँ मिनिमम मिनिमम क्राइटेरिया एटलीस्ट वो डॉक्टर तो। आपको जब यही अगर आपके पास सेंस नहीं है कि वो डॉक्टर नहीं है, फिर भी आप उससे इलाज एक्सपेक्ट कर रहे हो, करा रहे हैं, तो मैं तो पहले मैं बोलूंगा आप अपने दिमाग का इलाज कराइए। बिकॉज बच्चा तो जो भी है, आप बीमार है, यू आर मेंटली सिक। जब आपको यही नहीं पता आपके बच्चे को इलाज डॉक्टर ही करेगा, डॉक्टर से इलाज कराना है, अगर आपको लगता है नहीं नहीं डॉक्टर से इलाज नहीं कराएंगे दूसरे से कराएंगे ठीक हो जाएगा, तो उनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। अगर आप इतने मानसिक रूप से इतने वीक हो चुके हैं कि आप यही भूल गए कि इलाज हमको डॉक्टर से कराना है, वो कोई भी डॉक्टर हो सकता है, वो नेचुरोपैथी का डॉक्टर हो सकता है, आयुर्वेदिक हो सकता है, एलोपैथिक हो सकता है, लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन डॉक्टर तो हो। आपको इतना क्यों मजाक लग रहा है कि टाइप 1 डायबिटीज ऐसा कि कोई भी उठा के उसका इलाज कर देगा? आपको ऐसा लग रहा है तो ये तो आपके अंदर बहुत बड़ी कमी है। तो पहले आप या तो हमसे बात कीजिए, किसी से बात करिए और अपनी पहली गलतफहमी दूर करिए, पहला। दूसरा, जो झोला छाप क्वैक डॉक्टर है उसका क्या, उसकी तो चांदी है। अभी मेरे पास एक पेशेंट का फोन आया था, वो पता नहीं कौन सा क्वैक है, वो पेंक्रिया एक्टिवेट कर रहा 3.5 लाख रुपए में। मतलब बाप रे। थैंक गॉड वो हमारे इंस्टीट्यूट में से कांटेक्ट में है, देन वो बच गया वहां से। ठीक है। जब डॉक्टर को अभी इतना मेहनत लग रहा है इलाज करने में, इतना रिसर्च चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि रोड पे चलता हुआ मुंह उठा के जो झोला छाप डॉक्टर वो इलाज कर देगा आपका? आप इमोशन में इतने मत बह जाइए कि आप बेसिक की माने रूल ही भूल जाएं आप। तो मेरा कहना है थोड़ा संयम रखिए।
जब आप जान रहे हैं कि ये डायबिटीज टाइप 1 बीमारी लंबे समय तक का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एटलीस्ट जो थोड़े इसके बारे में जानते हैं उनके पास इलाज कराइए। आप क्वैक कुछ भी बोल देगा तो कुछ भी मान देंगे। ये जादू आपको लग रहा है, अगर ऐसे कोई ऐसे चूरन और जादू फूंक देगा और ठीक हो जाएगा, तो आप ये जादुई दुनिया से पहले तो निकल जाओ। ऐसा होता नहीं है पहला। और आप क्वैक से इलाज कर रहे हैं तो ये आपकी दिमाग की स्थिति कितनी अच्छी वो तो इसी बात से समझ में आ रहा है। तो एटलीस्ट गो टू डॉक्टर्स, डॉक्टर के पास जाइए, है ना। अगर आपको इतना सेंस नहीं है कि आप डॉक्टर से इलाज नहीं करा रहे हैं, तो पहले तो वो जो आपका ब्रेन की परिस्थिति है उससे निकलिए। यहाँ क्या है ना, देखिए भारत में ना जितने लोग हैं ना, उसमें से 140 में से 139 करोड़ लोग सलाहकार हैं। उनसे आप कोई भी सलाह ले लो ना, उनसे उनसे वो बता रहा हूँ, यहाँ पे जन्मजात सलाहकार पैदा होते हैं भारत। उनसे आप डायबिटीज का इलाज पूछ लीजिए, वो बता देंगे आपको। घर का नक्शा कैसे बनाना है, घर कैसे बनाना है उनको पता है। बच्चों को कैसे पालना चाहिए वो भी पता है। ये जन्मजात पैदा हुए हैं यहाँ भारत में, तो और एक से एक सलाहकार। तो ये जन्मजात पैदा हुए, तो जब यही अगर सब घर का नक्शा बना देंगे, आपको आर्किटेक्ट की जरूरत नहीं है, वो डायबिटीज का इलाज कर देंगे, डॉक्टर की जरूरत नहीं है ना। बच्चों को कैसे पालना है उनसे सीख लीजिए। वो अपना अपना इलाज नहीं कर पाते, बाकी पूरी दुनिया का सब इलाज कर सकते हैं। तो ऐसे सलाहकार गली गली घूम रहे हैं। तो अगर गली गली इसका इलाज हो रहा होता ना, तो मैं यहाँ बैठ के आपको समझा नहीं रहा होता। सर एक सवाल और है मेरा आपसे कि यूट्यूब पे हो गया या सेमिनार्स हो गए, आजकल बहुत सारे सुनने को मिलता है, यूट्यूब पे तो बहुत जगह सुनने को मिलता है कि डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज, ये सिर्फ लाइफस्टाइल को इम्बैलेंस करने की वजह से होता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोच रखते हैं कि हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हम अपना लाइफस्टाइल अगर सुधार लेंगे तो हमारा ये डायबिटीज ठीक हो जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहली बात मैं तो वो बोलता हूँ, जो डायबिटीज के जो पेशेंट है, जब वो गए होंगे ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने पहला ही प्रिस्क्रिप्शन का पहला वर्ड ही लिखा होगा, गेट डायबिटिक डाइट एंड मेंटेन लाइफस्टाइल एंड इंक्लूड एक्सरसाइज इन योर। वो पहले ही बताता है, पहले ही शब्द ही उसके यही होते हैं। वो भी बोलते हैं आप इतने निकम्मे हैं या फिर आपकी परिस्थिति ऐसी कि आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप फॉलो नहीं कर पाएंगे तो फिर डॉक्टर तो दवाई देगा ना, उसके पास ऑप्शन ही क्या है। वो आपके आके आपको गोद में लेके तो चलाएगा नहीं कि आपको बांध के अपनी गाड़ी के पीछे दौड़ाएगा, या फिर आएगा आपके यहाँ सब्जी और फल काट के देगा, प्लीज खा लीजिए। जी। वो पहला पहला है ही है, वो तो लिखा हुआ है। आप तो क्या ना दिमाग में धारणा बना ली। पहला हर डायबिटीज का हो चाहे हार्ट, इसको पहले बोला जाता है कि भैया आप अपने लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन करिए, फल फ्रूट्स खाइए, एक्सरसाइज करिए। मगर ये जो पार्ट है, इसको आप कितना करते हैं वो तो डॉक्टर के कंट्रोल में नहीं है। वो तो आपको पहले फर्स्ट एड से सलाह देता है, उसके बाद फिर मेडिसिन देता है। फिर जैसे जैसे आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दवाई बढ़ाता जाएगा आपको। मैं तो बोलता हूँ ना, ठीक है एक काम करो, मत खाओ दवाई। आप क्या करेंगे, आप मत खाइए दवाई। उसने आपको सलाह दिया था, ऑर्डर थोड़ी दिया था। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन सलाह होता है, इट्स एन एडवाइस नॉट ऑर्डर। मत फॉलो करो ना। अब फिर उसके बाद देख लो आपका क्या हालत होता है। आप अगर लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे अच्छे से तो बिल्कुल दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें डॉक्टर भी डिनाई नहीं करता। आप नहीं कर पाए ना, आपकी कमी है, तो वो डॉक्टर आपकी कमी को कैसे दूर करेगा? कोई ऑप्शन बचा नहीं है तो फिर आपको मेडिसिन ही देगा। सर मैं तो कर लेता हूँ, बिल्कुल जितने लोगों ने कर लिया उनकी दवाई छूट गई है। और लाइफस्टाइल मेडिसिन तो बात ही है ही उसी चीज का। आपको ऐसा लाइफस्टाइल दिया जाएगा कि आप दवाई से दूर हो जाएंगे। अब चक्कर क्या होता है, लाइफस्टाइल मेडिसिन क्यों जरूरी है? क्योंकि क्या होता है, जो लोग पहले से दवा खा रहे हैं, जो बीच में मझधार में है, अब उनको कैसे वापस लाया जाए? क्योंकि एक लिमिट के बाद तो आप कितना भी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, वो दवाई को जब तक कोई एक्सपर्ट उसको टेपर डाउन नहीं करेगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं देगा, तो आप आ नहीं पाएंगे। इसीलिए एक स्पेशलाइज डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन, वहां पे क्या होता है, आप लाइफस्टाइल फॉलो करिए, आपको डाइट फॉलो करिए। कई चीजें क्या होती है वो मेडिसिन के साथ आप वो खा ही नहीं पाते, तो ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। डोज टेपरिंग करना, तो आप लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन करिए, अपना दवाई डोज धीरे धीरे कम करिए, और फिर दवाई से बाहर हो जाइए। इसमें डॉक्टर कहाँ पे आपको मना कर रहा नहीं करने के लिए? जी। ठीक है, यूट्यूब में देखे मोटिवेट होके और कुछ भी अनसन सुन के आप कुछ भी सोच रहे हैं, ये आपकी दिक्कत है। सच्चाई तो ये, आप कोई भी पेशेंट होगा उसका पहला प्रिस्क्रिप्शन खोल के देखिए, पहला लाइन ही ये लिखा रहता है, जी। डायबिटिक डाइट ये वो। जी सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछ रही हूँ ये सवाल आपसे कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन में आपको देता है, भाई आप फल सब्जियां खाओ, ये सब खाओ, वो सब खाओ, सब बताता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि एक बच्चे का जो पेनक्रियाज है उसकी ग्रोथ का पता कैसे लगेगा कि पेनक्रियाज जो बीटा सेल है वो प्रॉपर तरीके से निकाल रहा है, एंड देयर इज अ होप कि बड़ा होके बच्चा जो है वो पूरी तरह से डायबिटीज से मुक्त हो पाएगा।
तो इसका कुछ है, मतलब मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि पेनक्रियास का ग्रोथ का पता कैसे चलेगा, बीटा सेल एक्टिवेट है उसका कैसे पता चलेगा, और क्या आपकी डाइट से वो पॉसिबल है? तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन यही है कि कैसे पता चलेगा। जी। तो उसका टेस्ट होता है बीटा सेल फंक्शन। उस पे हम ये मेजर करते हैं कि बीटा सेल का फंक्शन कितना चल रहा है। उससे आपको पता चल जाएगा कि बीटा सेल फंक्शन अगर डिमिनिश है तो बीटा सेल कम है। अगर उसका हम डाइट और लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, देखिए मैं जो भी बता रहा हूँ एलोपैथिक नहीं है, तो एलोपैथी में बोलेंगे तो कुछ हो ही नहीं सकता भैया, वो तो इंसुलिन दीजिए काम खत्म करिए। हम लाइफस्टाइल मेडिसिन के जब रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जब आप उसको सही डाइट में देते हो तो बीटा सेल फंक्शन इंप्रूव होता है। जब आप उसको मिल्क नहीं देते हैं तो बीटा सेल फंक्शन इंप्रूव होता है। जब आप उसको हेल्दी डाइट देते हैं और फ्रूट्स देते हैं, ग्रीन लीव्स देते हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, बेरीज देते हैं, तो बीटा सेल फंक्शन इंप्रूव होता है। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है, इंसुलिन फंक्शन कितना है, वो भी मेजर कर सकते हैं। तो टेस्ट होते हैं बीटा सेल फंक्शन और इंसुलिन फंक्शन। ये टेस्ट जब आप कराएंगे तब आपको एक आइडिया लग जाएगा कितना है। एग्जैक्ट ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या मेजर नहीं है जिसको अपन पेट के अंदर घुसेड़ के नाप लें कि कितना बड़ा ये है पेंक्रियास, उसके अंदर कितने बीटा सेल चल रहे हैं। तो उसका इनडायरेक्ट फंक्शन है कि अपन बीटा सेल फंक्शन टेस्ट कर लें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा इसमें कि ओके। क्या चल रहा है। ओके। सो एक बच्चे के अंदर, मतलब जो फुल ग्रोथ होती है, ऑर्गन्स की जो फुल ग्रोथ होती है, उसकी एक क्या एज होती है सर, कि उस एज के बाद जो है एटलीस्ट पेरेंट्स को एक 18 जो हाँ 18 ईयर्स तक क्या होता है हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है, 22 साल तक होता है। ठीक है। और किसी किसी का जल्दी बंद हो जाता है, वो टेम्परेचर और बहुत सारे फैक्टेरियल है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं। मगर जो टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट हैं, तो अगर उनपे अपन सही, क्योंकि वो जनरली कम एज के ही रहते हैं, तो मेरा कहना है जब आपको डायग्नोस हुआ ना, उस समय अगर आप सही लाइफस्टाइल मेडिसिन को फॉलो करना चालू कर दिए तो देयर देयर इज हायर चांस कि आप उससे आउट ऑफ डिजीज से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर अगर बहुत सालों से इंसुलिन रहे हैं तो क्या होगा, वो इंसुलिन की वजह से जो पैंक्रिया जो है वो परमानेंट ऐसा हो गया है कि उसका वो उसके अंदर अब इतने बीटा सेल बन ही नहीं सकते, है ना। परमानेंट उसका जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितना साल पुराना केस है, प्लस उसका इंसुलिन कितना चला है। क्योंकि मैं एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट बता रहा हूँ, अगर आप बाहर से इंसुलिन देंगे बहुत लंबे समय तक तो वो इंसुलिन इटसेल्फ इज अ टॉक्सिक फॉर पेंक्रियास, वो पेंक्रियास के लिए टॉक्सिक। ट्रू। ठीक है। तो तो बहुत सालों तक इंसुलिन देंगे तो वो पेंक्रिया पेंक्रिया के लिए टॉक्सिक है, तो वो वैसे ही थोड़ा उसको डिमिनिश कर देगा। तो ये इसी से डिपेंड कर, इसी से क्लियर हो जाएगा कि वो कितना पुराना केस है और उसका पेंक्रियास का क्या हाल है। अपन इसी से एस्टिमेट लगा लेंगे कि उसका क्या केस है। जो रिसेंट वाले जितने भी टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट हैं वो ठीक हुए हैं। बहुत सारे केसेस में मेरे पास है जो ठीक हो गए, बहुत जल्दी ठीक हो गए। कई तो ऐसा मैं बताऊंगा मैजिक, जो पहले से ही इंसुलिन बंद करके फिर मेरे पास आते ताकि अब लगना ना पड़े, ऐसे भी केसेस मेरे पास जो पहले से ही इंसुलिन जिनका बंद हो गया। तो सक्सेस स्टोरी की लाइन लगी है। और ये बहुत ही नया एडवांस रिसर्च है और प्रूवन प्रूवन है, ऐसा होता है। तो जो लोग टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट हैं वो प्लीज इसको जरूर लाइफस्टाइल मेडिसिन के डॉक्टर से मिलिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है जाइए। इसके ये सक्सेस स्टोरी है, ये ठीक हो रही है, ये ओके। बहुत बहुत गुड एक न्यूज है एक मेरे सवाल और आ रहा है मेरे दिमाग में, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि जो भी छोटे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स को अभी अभी पता चला है कि हमारे बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज हुआ है, उनके लिए कौन सी डाइट वो फॉलो करें इससे पहले कि वो किसी लाइफस्टाइल डॉक्टर को ढूंढे, क्योंकि लाइफस्टाइल डॉक्टर मिलना इतना आसान नहीं होता है, बहुत कम है वो डॉक्टर्स कंपेयर टू एलोपैथी जी डॉक्टर्स। तो डेफिनेटली। ऐसा कुछ बता दीजिए सर कि जब तक वो ढूंढ रहे हैं, अपना सर्च कर रहे हैं एक प्रॉपर गाइडेंस को, वो एक पर्टिकुलर डाइट को स्टार्ट कर सके और बच्चे को मैनेज में ला सके। देखिए अगर आपका बच्चा थोड़ा सपोर्टिव है, वो समझ रहा है, ये खिला सकते हैं, तो मिलेट्स को पहले स्टार्ट करिए। लेकिन ये बोलने से पहले भी मेरे जवान कांप रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मिलेट्स चालू करे, उसका इंसुलिन का डोज वही हो जाए और वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए। इसलिए ये शब्द का यूज करना मैं बहुत कॉन्शियसली चाहता हूँ कि आप चालू तो करें लेकिन उसका ग्लूकोज क्लोजली मॉनिटर करें। अगर फॉल होता है तो इमीडिएट बंद कर दीजिए। क्योंकि आप एक चीज को मैं एक चीज का सलाह दे दूं लेकिन दूसरा चाहत का, तो ये क्या होगा, अधकचरा इन्फॉर्मेशन हो गया और ये जी। आधी इन्फॉर्मेशन से बच्चा परेशान ना हो जाए। इसलिए मैं कोई परफेक्ट कोई डाइट पे आपको बता नहीं सकता। अगर आप नहीं है तब तक तो जो डॉक्टर बता रहा है वही डाइट लीजिए। क्यों? क्योंकि जो इंसुलिन आपके लिए वो डिजाइन किया है ना, वो आपको उसी डाइट के हिसाब से डिजाइन किया है। उसको ये वाली डाइट के लिए इंसुलिन का डोज कम करना ही पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बता दूं और आपका इंसुलिन का डोज टेपर ना हो और आप हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए। इसलिए जब तक मेरे पास पेशेंट नहीं आता मैं आपको यही बोलूंगा, अच्छा डाइट रखिए लेकिन डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि इंसुलिन का डोज ना
ऐसा है क्योंकि वो खाने के हिसाब से ही डिजाइन किया जाता है। उनको कई बच्चों को बोला जाता है अगर आपने ज्यादा खा लिया तो इंसुलिन थोड़ा बढ़ा लें। तो मैं नहीं आपको सर, मिसगाइड नहीं लेकिन करना मैं चाहता। ये कहना चाहती हूँ सर कि एटलीस्ट जो गाइडलाइन होती है कि भाई आपको अपने बच्चे को वीट नहीं देना है इस टाइम, वीट बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि वीट जो है वो डायबिटीज को 100% कंफर्म कर देती है। ये आप और हम बात कर रहे हैं ना। जी। आप जब तक आप एलोपैथी के डॉक्टर के पास हैं तो आप व्हीट लीजिए, दूध लीजिए, सब लीजिए, नहीं कोई मना लेकिन ही नहीं, सर बिस्किट ऐसे, लीजिए। हाँ लेकिन ऐसे में क्या होता है सर, जब वो एलोपैथी डॉक्टर के अंडर में रहेंगे जितने टाइम तक, उतने टाइम तक उनको इंसुलिन लेना पड़ेगा, और इंसुलिन इज अनदर लेना डैमेज टू पड़ेगा। योर पैनक्रियास। So बिल्कुल it's बिल्कुल बिल्कुल definitely they are going into wrong direction. That's why I'm saying कि गलत, भाई एग्जैक्टली हाँ उस बिल्कुल। उस वही तो मैं डायरेक्शन में बताना चाह रहा जाने हूँ। से अभी बचे। अभी अभी चक्कर क्या हो रहा है, वो दवाई का डोज है वो डॉक्टर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट दे रहा है, मैं यहाँ से अपनी डाइट नहीं सजेस्ट करता। क्यों? क्योंकि ये कोई और कंट्रोल कर रहा है और मैं कुछ और बता रहा हूँ। या तो मेरे पास दोनों चीज आ जाए ताकि मैं इंसुलिन का डोज और डाइट दोनों को बना सकूं, क्योंकि तभी बैलेंस हो पाएगा। अब इंसुलिन का डोज वो डॉक्टर दे रहा है और मैं यहाँ से डाइट बता रहा हूँ, तो ऐसे में क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। टाइप 2 डायबिटीज में चल जाता, टाइप 1 डायबिटीज में नहीं चलता। फिर भी मैं सलाह दूंगा, आप गेहूं कम करना चालू करिए, मिलेट को बढ़ाना चालू करिए, मगर शुगर का बैलेंस देखते हुए और डॉक्टर से कंटिन्यूअस कांटेक्ट में, क्योंकि इंसुलिन ना ओवर हो जाए, मेरे को उस चीज का डर लगता, वो रहता, ओके, खौफ सो रहता है। यहाँ पर शायद आप ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चा रेगुलर डाइट पे था, उस डाइट को बहुत स्लोली एंड स्मार्टली आप स्विच करिए हाँ इंटेलिजेंट अब डाइट पे। तो हाँ मिलेट्स, बिल्कुल। अगर आपको अवेयरनेस, सर सभी को पता है कि इस टाइम मिलेट्स जो है वो बहुत मैजिकल फूड है। तो अगर आपका बच्चा जस्ट डायग्नोस हुआ है तो उसको मिलेट्स एकदम से ना खिलाएं। आप जो खिला रहे हैं नॉर्मली वो भी दें, और दिन में एक बार आप उसको मिलेट भी दें, ताकि वो धीरे धीरे बच्चा जो है उस पर स्विच हो जाए। और उस दौरान आप एक अच्छे लाइफस्टाइल डॉक्टर को ढूंढिए, ताकि आप एक प्रॉपर गाइडलाइन में रहते हुए अपने बच्चे का इलाज कर सकें। सही सर? पहला दूसरा, मगर डॉक्टर ही हो, है ना। हाँ कंफर्म करने में डॉक्टर ही हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, वो लोग ढूंढते ढूंढते क्वैक के पास चले जाते हैं। और अच्छा आजकल क्या 100 डिग्री पाते डॉक्टर, अपने आप ही उन्होंने डिग्री बना ली कि मेरे को डॉक्टर की डिग्री है, अपने आप ही। ऐसे डॉक्टर के पास मत जाइए, इससे अच्छा तो बट जहां आप इलाज करा रहे हैं वहीं कराइए, नहीं तो जो है उससे भी गायब बीता हो जाएगा। बस मेरी सलाह यही है। चलिए, आई होप हमारे दर्शकों लोगों को काफी इसमें नॉलेज भी मिली होगी, और उनको समझ भी आया होगा कि किस तरह से, जिस तरह से हम डोज टेपरिंग के बारे में बात करते हैं, दवाइयों को टेपर करने की बात करते हैं, उसी तरह से आपका फूड भी जो है, जो आप इतने सालों से खाते आ रहे हैं, जैसे हम दवाइयां कई सालों से खाते हैं तो उसको टेपर करना पड़ता है और नई चीजों से उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है स्लोली स्लोली, उसी तरह से जब हम फूड को चेंज करते हैं तब भी हमको बहुत इंटेलिजेंटली और स्लोली स्लोली उसको चेंज करना एग्जैक्टली पड़ता है, टेपर करना पड़ता है, ताकि बच्चे का शरीर जो है वो एकदम से शॉक में ना जाए, बच्चे के शरीर को समझ ही ना आए कि हमें हैंडल कैसे करना है, इतना इतना न्यूट्रिशियस डाइट आप देने लग गए अचानक से। तो ये हमारी बेसिक गाइडलाइन है। इसके अलावा आप लोग अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से मिलिए या अच्छे लाइफस्टाइल डॉक्टर से मिलिए, जो आपको सही दिशा दिखा सके, सही गाइडलाइन दे सके। और एक बार आपको गाइडलाइन मिल गई तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, कैसे करना है, और 18 साल तक आप अगर अपने बच्चे का इंसुलिन मैनेज कर पा रहे हैं तो उसके बाद बाय गॉड ग्रेस बच्चा निकल जाएगा उस प्रॉब्लम से। अरे 18 साल तो बहुत दूर की बात है, 6 महीने में लोग इंसुलिन आउट ऑफ इंसुलिन हो रहे हैं, 1 साल में आउट ऑफ इंसुलिन हो रहे हैं। 18 साल तो दूर की बात है, मतलब मैं तो तब इतना मैं केस देख लिया हूं कि मुझे लगता है 1 साल तो बहुत बड़ा टाइम है। 1 साल में तो बहुत आराम से मैंने बेस्ट आउट ऑफ जो हो पॉसिबल है 1 साल के अंदर एकदम स्टेबलाइज हो जाएगा। जी सर, मेरे 18 साल कहने का मतलब ये था कि मैं चाहती थी कि वो 18 साल बच्चा जो तक, है, ओके हाँ। नहीं वो हाँ बच्चा जो है वो लंबे समय तक एक अच्छी डाइट मेंटेन करके रखे। हाँ बिल्कुल जब बिल्कुल वो, बिल्कुल। क्योंकि 18 उसके के उसके बाद वो बाद वो अपने वही फ्रेंड खाएगा। सर्कल से मिलेगा। बच्चा जो है ना, बच्चा जो है वो कच्ची मिट्टी है, एक बार उसको आपने जिसमें सेट कर दिया ना, बिलीव मी आप जी भटक जाएंगे, बच्चा नहीं भटकेगा। जी जी। और अच्छा दूसरी बात, एक चीज और है, अभी आपने जो मेरे पेशेंट्स हैं उनको मैं बताता रहता हूँ, अभी बच्चों को इतना ज्यादा प्रेशराइज मत करिए कि वो मिलेट नहीं खाए तो उसको आपने पीट दिया, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आप इमोशनल, आपको लग रहा है कि मेरे माने से वो खाने लगेगा तो उसका भला होगा। तो मेरे को पता है ये बहुत इमोशनल और बहुत चेंजिंग वाला फेज है, लेकिन अभी बच्चे को मारिए कूटिए मत। अभी जो भी है हम हैं, अभी टाइम है, अभी कौन सा खत्म हो गया है। तो आई होप जो सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को इतना ज्यादा प्रेशराइज मत करिए, गाइडलाइंस में रहिए, या धीरे धीरे आई, मोटे करिए, यही तो खेल है। यस सर, मैं तो ये भी कहूंगी कि आप अपने बच्चे को जो है सूप्स डिलीशियस खाना दीजिए, मतलब टेस्टी करिए उसको। एग्जैक्टली हाँ।
मैक्सिमम हेल्दी बना के दीजिए और उसको टेस्टी बना के दीजिए। बस डीप फ्राई फूड से दूर रखिए, पैक फूड से दूर रखिए, एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल फैट से दूर रखिए। बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका बच्चा बहुत। अभी मैंने एक नया किया है, एक बहुत अच्छा जो मिलेट की शेफ है मेघना शुक्ला, उनसे अभी मेरी बात चल रही है। तो जो भी अभी ऐसी चीजें हैं उनको और क्या अच्छा बनाया जा सकता है, उनके साथ अभी मैं बात करूंगा। और आई एम वर्किंग इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम भी सॉल्व होना जरूरी है। मैं समझ सकता हूँ वो भी एक प्रॉब्लम है, Actually, तो I'm उस also डायरेक्शन में talking भी to अभी काम her. चलेगा। Actually, I'm also talking to her. I want her to come to my channel and लोगों को सिखाएं वो कि मिलेट से बहुत डिलीशियस रेसिपीज कैसे बनाई जा सकती हैं, ऐसी बन ताकि सकती है बिल्कुल। तो या अपन कुछ कोशिश करते कंट्रीब्यूट हैं, उनको सोसाइटी लाते के हैं। लिए। और हाँ, एक काम करते हैं अपन, एक आध इंटरव्यू पे ना उनको भी साथ में लाइए, तीनों कोलैबोरेट करके एक बिल्कुल अच्छा बिल्कुल डिस्कशन बिल्कुल करते हैं, ताकि बिल्कुल, या बिल्कुल वो बिल्कुल। शी इज अ वेरी गुड, या शी इज अ वेरी गुड एग्जांपल। आई मीन बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा, आई थिंक मिलेट्स की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, उससे और ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ हाँ, जाएगी कि बढ़ वैरायटी जाएगी। है, और क्या खाने है की ना, वैरायटीज हैं। अब मिलेट लोग सब जान गए हैं, बस उसको खाना कैसे उसके लिए भी एक एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि वो हाँ सब उसमें एक्सपर्टाइज मैं नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरा थोड़ा डिपार्टमेंट अलग है। तो मैं चाह रहा हूँ जो उसमें एक्सपर्ट है आप उसके साथ कोलैबोरेट करें, उनको लेके आए, ताकि कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए और पेशेंट आउट ऑफ मेडिकेशन हो जाए, आउट ऑफ डिजीज हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहते हैं कि बच्चा आपका स्वस्थ हो, बीमारी से बाहर निकले, लेकिन स्वाद के साथ, तकलीफ के साथ नहीं, स्वाद के साथ। उसका स्वाद मेंटेन रहना चाहिए, उसके अंदर खुशी और उसके अंदर पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस सब होना मैं चाहिए। तो उस दिन का सोच रहा हूँ जिस दिन मेरे पास कोई पेरेंट का फोन है, सर टाइप 1 डिश ट्रीटेबल है? मैं बोला बिल्कुल ट्रीटेबल है, 100% ट्रीटेबल है। अभी मेरे को बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है, आने वाले समय में हो सकता है वो पूरा मैं बोलूँ यस 100% ट्रीटेबल। एनीवे सर, वी आर लुकिंग फॉर द ब्राइट साइड। हम लोग ब्राइट साइड की तरफ देख रहे हैं और पूरी उम्मीद करते हैं। और हर पेरेंट्स ये अगर अपने माइंड में सोच के चले कि ये ठीक हो जाएगा, बस आप ऐसा सोच के रखिए कि ठीक हो जाएगा, तो वो 100% ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैंने अपनी बच्ची को भी इसी विश्वास से ठीक किया था। तो बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे ठीक हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो थैंक यू सर फॉर कमिंग टुडे। हमने काफी लंबी बात कर ली और आई होप हमारे दर्शकों को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है। और मेघना और जी से हम एक बार आज फिर का बात टॉपिक करेंगे। वाकई वाकई बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये थोड़ा मैंने मेडिकल रिसर्च और मेडिसिन ट्रीटमेंट से अलग है। ये इमोशंस और जो भटक रहे हैं उन लोगों के लिए बनाया, ये हम लोगों ना इंटेंशन था बनाने का। तो आई होप हमारा जो इंटेंशन था वो सॉल्व हो गया होगा। और आई होप फ्यूचर में इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, जो मैं लोगों को समझाना चाह रहा था वो लोग समझ गए होंगे। भटकिए मत और गलत लोगों के चक्कर में संयम मत पड़िए। संयम संयम से हाँ काम हाँ, लीजिए। संयम रहिए जी और जी थोड़ा पेशेंस रखिए। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर भी उतनी मेहनत कर रहा है, तो एटलीस्ट डॉक्टर के पास जाइए। जो डॉक्टर अभी जो इसमें मेहनत कर रहा है, आपको क्या लग रहा है जो डॉक्टर नहीं वो कैसे कर पाएगा? ये उसकी गलती नहीं है, आप गलती, आप उसको मौका दे रहे हैं अपने आप को एक्सप्लॉइट करने की। तो थैंक यू। और टुडेस टॉपिक वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप अगला वीडियो में आएंगे नए टॉपिक के साथ, नए सॉल्यूशन के साथ, नए जी। इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक थैंक के यू सर। लिए गुड नाइट, शब्बा खैर। थैंक यू सर, गुड नाइट।